नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने कहा बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर भागने और इसी बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत की कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई है। इसने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से स्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों तथा पूजा स्थलों पर लक्षित हमलों की खबरों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। जयराम रमेश ने कहा कि बांग्लादेश के भीतर कुछ प्रभावशाली आवाजें उस देश की बहुधार्मिक विरासत के संरक्षण की मांग कर रही है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास पैदा करने के लिए सशक्त कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान ऐसे समय में किया है जब अंतरिम प्रशासन के शपथ ग्रहण के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों पर कथित हमले जारी हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं, पेशेवर पत्रकारों और कमजोर धार्मिक और जातीय समुदायों के खिलाफ भी हिंसा लगातार हो रही है। कांग्रेस का यह बयान बीजेपी द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कथित हिंसा पर उनकी कथित चुप्पी को लेकर किए हमले जाने के बाद आया है। शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल किया था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर यूनुस को बधाई देते हुए अपनी पोस्ट में इस बारे में क्यों नहीं कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी गाजा के बारे में बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बारे में चुप रहते हैं। आग लगने की अफवाह से पंजाब मेल एक्सप्रेस में मची भगदड़, 20 यात्री घायल। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस की जनरल कोच में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। जल्दबाजी में ट्रेन से नीचे कूदने से करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रविवार की सुबह करीब 8 बजे बरेली और मीरानपुर कटरा स्टेशन के बीच ट्रेन के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह पर चालक ने गाड़ी रोक दिया। ट्रेन की आधी बोगी नदी के पुल पर और आधी बाहर थी। गाड़ी के रुकते ही यात्रियों ने नीचे कूद लगा दी। अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं। कई बोगी खाली होने के बाद चालक और गार्ड ने चेक किया तो सब कुछ ठीक मिला। इसके बाद घायलों को महिला और गार्ड बोगी में सवार कर शाहजहांपुर के लिए रवाना किया गया। वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार सुबह 10:10 पर ट्रेन को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोका गया। रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान पहुँच गए। 5 एम्बुलेंस को बुला लिया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसी बीच 30 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। जांच में सब कुछ सही मिलने पर ट्रेन को रवाना किया गया। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि दिलपुर के पास सुबह कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन नंबर 13006 के जनरल जीएस कोच में रखा अग्निशमन यंत्र चलाया, जिसके चलते गाड़ी को रोक दिया गया, जिससे दहशत में आए यात्रियों ने कूदने लगे। 2 यात्रियों को चोट आई है। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। शरारती तत्वों की पहचान करने के लिए जांच कराई जा रही है। नटवर सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर। पीएम मोदी, जयशंकर समेत कई नेताओं ने जताया दुख। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह अब नहीं रहे। उनका शनिवार रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 साल के थे। उनके निधन की खबर से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। पक्ष और विपक्ष से जुड़े तमाम नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके योगदान को याद किया और संवेदना जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पूर्व विदेश मंत्री के साथ तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा, नटवर सिंह के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रतिष्ठित राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन से गहरा दुख हुआ। उनके कई योगदानों में जुलाई 2005 के भारत अमेरिका परमाणु समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। उनके द्वारा लिखी गई किताबें, विशेष रूप से चीन पर उन्होंने जो लिखा, उसने हमारी कूटनीति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट। उधार लेकर घर खर्च चला रहे लोग। 56% तक नहीं कर पा रहे कोई बचत। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की खुद को बड़ी ताकत समझने की खुशफहमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाने में भी उसे शर्म नहीं आती। ऐसे में पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने।
अब एक ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में हुए एक ताज़ा आर्थिक सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात ये हैं कि देश के 74% लोग अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज़्यादा है। पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्चे पूरे करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वे पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने एक आर्थिक योजना तैयार की है, लेकिन बढ़ता कर्ज पाकिस्तान का सिर दर्द बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में हजारों लोगों पर जुलाई और अगस्त महीने में एक सर्वे किया गया था। इसी सर्वे से पता चला कि मई 2023 में जहां 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चा चलाने में परेशानी हो रही थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 74% हो गई है। 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चों में कटौती करनी पड़ी है। वहीं 40% लोग उधार लेकर अपना परिवार पाल रहे हैं। 10% लोगों ने अपने खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया है। विनेश फोगाट पर अब फैसला 13 अगस्त को आएगा। पहलवान विनेश फोगाट पर ओलंपिक का अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल अपना फैसला अब 13 अगस्त को सुनाएगा। हालांकि उसे शनिवार को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे यह फैसला सुनाना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ट्रिब्यूनल CAS ने कहा कि रविवार तक दोनों पक्षों को अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। 13 अगस्त 2024 को इस ट्रिब्यूनल के एकमात्र मध्यस्थ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में डॉक्टर एनाबेले बेनेट निर्णय लेंगी। यह केस विनेश फोगाट बनाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बीच है। मध्यस्थ एनाबेले बेनेट ने सावधानीपूर्वक मामले की व्यापक समीक्षा की। इसमें शामिल सभी पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 3 घंटे समर्पित किए। यह प्रक्रिया संपूर्ण थी, जिससे हर पक्ष को सुनवाई में शामिल होने से पहले विस्तृत कानूनी जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है, जिसमें मौखिक दलीलें भी शामिल हैं। सुनवाई से पहले यह घोषणा की गई कि ओलंपिक समाप्त होने से पहले निर्णय की घोषणा की जाएगी। विनेश फोगाट ने ओलंपिक खेलों के महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ CAS में अपील की थी। जापानी ओलंपिक चैंपियन री हुगीची ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अपना समर्थन दिया, जिन्हें पेरिस खेलों में निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल से बाहर कर दिया गया था। पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता हिगुची 3 साल पहले केवल 50 ग्राम अधिक वजन के कारण टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफायर से बाहर हो गए थे। अंततः वह एक प्ले ऑफ मुकाबला भी हार गए और उस समय भी उच्च रेटिंग प्राप्त होने के बावजूद अपने घरेलू ओलंपिक में मुकाबला नहीं कर सके। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में डॉक्टरों के संगठन एकजुट, 12 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार रूम में शुक्रवार सुबह एक जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। उसका अर्धनग्न शरीर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ। इस घटना के बाद से ही राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। यह विरोध अब केवल राज्य तक ही सीमित नहीं बल्कि देश भर में भी फैल गया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस मामले में एक चिट्ठी जारी कर RG कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की है। RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात की है। मृतक मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात के 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह जब मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया, जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटना स्थल से मृतका का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा मिला और गद्दे पर खून के धब्बे भी थे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर खून था। गुप्तांगों पर भी खून के निशान और चेहरे पर भी खून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, बाएं टखने और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का इस्तीफा, आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट घेरा। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। उनका फैसला शनिवार को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया, जिन्होंने उन्हें और अपीलीय विभाग के जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम जारी किया था। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने हसनत अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में चेतावनी देते हुए कहा, अगर चीफ जस्टिस और बाकी जजों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनके आवासों को घेर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने हालात के मद्देनजर सुप्रीम हाई कोर्ट और निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा को देखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इस्तीफे के लिए कुछ औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा करके मैं आज शाम तक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा भेज दूंगा। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जजों के इस्तीफे की मांग करते हुए कोमिला में सुबह 10 बजे से अदालत के गेट पर धरना दे रखा है। कोमिला यूनिवर्सिटी यूनिट के समन्वयक
छात्र नेता मोहम्मद साकिब हुसैन ने कहा, सोमवार को बंगाल की दूसरी आज़ादी के बाद से हम विभिन्न नाटक देख रहे हैं। देश के लोग भी इन नाटकों को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि एक समूह फिर से देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। छात्र नेता ने कहा, वे इसी देश में रहकर यह साजिश रच रहे हैं। हमने उनकी पहचान कर ली है। इन साजिशकर्ताओं में कुछ लोगों की पहचान की गई है, इसलिए हम चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन और अन्य जजों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम तब तक मैदान पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिर हुआ सड़क हादसा। स्टीयरिंग फेल होने से बस पलटी, 13 यात्री घायल। दौसा जिले से गुजर रहे एक्सप्रेस हाईवे पर हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला सुबह 4 बजे का है, जब स्टीयरिंग फेल होने से बस एक्सप्रेस हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 13 यात्रियों के घायल होने की खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर रविवार सुबह 4 बजे के करीब किशनगढ़ अजमेर से दिल्ली जा रही एक निजी वीडियो कोच बस स्टीयरिंग फेल हो जाने से पलट गई। इसमें बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना के बाद कोलवा थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा और तमाम घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में लगभग 17 यात्री सवार थे। 13 घायलों के अलावा अन्य यात्रियों को भी हल्के चोटें आई हैं। बस पलटने से करीब आधे घंटा तक एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात बाधित भी रहा। बाद में बस को क्रेन द्वारा एक्सप्रेस हाईवे से हटाया गया। सीरियल किलर के खुलासे पर सवाल। अनीता के परिजन बोले, पुलिस की कहानी झूठी, बताई चौंकाने वाली बातें। बरेली जिला में सिलसिलेवार तरीके से हुई 6 महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा किया है, उस पर मृतका अनीता देवी के परिजनों को यकीन नहीं है। उन्होंने बरामदगी में दिखाए गए सामान पर सवाल उठाए हैं। हौसपुर गांव निवासी सोमपाल का कहना है कि पुलिस ने जिस युवक को पकड़ा है वह मानसिक रूप से कमजोर है। सोमपाल ने कहा कि अनीता की हत्या उसी ने की है, इस पर हमें यकीन नहीं है। हमने शक के आधार पर जिन लोगों के नाम बताए थे, पुलिस ने आज तक उनसे किसी से भी पूछताछ नहीं की। अनीता के पुत्र राजीव ने बताया कि पुलिस ने जो आधार कार्ड आरोपी के पास होना बताया है, वह उनकी मां के शव के पास पड़ी थैली से उसी दिन मिला था जिस दिन उनकी हत्या हुई थी। पुलिस ने हमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिंदी का पैकेट, फटा हुआ ब्लाउज दिखाया था। सोमपाल ने बताया कि जिन दबंगों के नाम उन्होंने हत्या के आरोपी के तौर पर बताए थे, वह उनको गांव से भगाने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे वह संतुष्ट नहीं है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हौसपुर निवासी सोमपाल की पत्नी 46 वर्षीय अनीता देवी की हत्या 2 जुलाई को हुई थी। उनका शव शाही थाना क्षेत्र के बुझिया जागीर के खेतों में पड़ा मिला था। वह घर से थाना फतेहगंज पश्चिमी के गाँव खिरका अपने मायके गई थी और अगले दिन वहाँ से अपने गाँव हौसपुर लौट रही थी। देर शाम उनका शव बरामद हुआ था। उनके गले में भी साड़ी से फंदा कसा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप को घटना स्थल पर ले जाया गया। उसने अनीता की हत्या की बात कबूली थी, लेकिन अनीता के परिजनों पर पुलिस की कहानी का यकीन नहीं है। गोबर गैस टैंक की सफाई के दौरान हादसा। टैंक में उतरे बदायूं के दंपत्ति की दम घुटने से मौत। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गोबर गैस टैंक की सफाई करने गए दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। दंपत्ति मूल रूप से बदायूं जिले के रजऊ कस्बा के रहने वाले थे। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुखानी के आदर्श नगर निवासी जगदीश जोशी की पिठुरिया नंबर फेस 1 में गौशाला है, जहां पर मटरू लाल काम करता था और परिवार के साथ यहीं पर रहता था। जगदीश के अनुसार रविवार की सुबह उन्होंने टैंकर मांगकर गोमूत्र का टैंक साफ करवाया। टैंक में थोड़ा गोमूत्र बच गया था, जिसे साफ करने के लिए मटरू उतर गया। दम घुटने से वह टैंक के अंदर बेहोश हो गया। उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए टैंक में गई। दम घुटने से वह भी बेहोश हो गई। दोनों को बमुश्किल टैंक से बाहर निकाला गया। मुखानी थाना अध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि निजी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें दोनों को मृत घोषित कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।